हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग अब एक साथ 3 से 4 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जिन सब के कॉमन सिलेबस में आपका हिंदी है। और हिंदी में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वह होती है वर्णमाला। वर्णमाला का एक लेक्चर मैंने कुछ दिन पहले डाला था, प्लेलिस्ट में बना दूंगा प्रॉपर। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको लेखपाल के लिए, आपको वीडियो के लिए, आपको सुपर टेट के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल और रेडियो संपर्क के लिए जितनी भी सारी भर्तियां हमारी अब सामने हैं, उन सब भर्तियों में हिंदी की आवश्यकता है। उनके सबके सेक्शन में मैं ये वाले लेक्चर का प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब से पहले मैंने वो लेक्चर पढ़ा दिया है, उसमें हमने एक जनरल बात की थी वर्णमाला की, लिपि की, सब चीज़ों की। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वरों को, और इतनी गहराई से डिस्कस करेंगे तो आपने आज तक इस तरह से स्वरों को नहीं पढ़ा होगा। हम अगले लेक्चर में व्यंजनों को पढ़ेंगे और फिर अगले लेक्चर में पूरा कंप्लीट ये कर लेंगे। 4 टॉपिक्स 4 वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे और एकदम से क्लियर कर लेंगे। तो स्वरों की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था जो वर्ण होता है, जो वर्ण होता है उसके 2 विभाग होते हैं, एक व्यंजन होता है, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। अब स्वरों की बात करते हैं। स्वर वो होते हैं, स्वर वो वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि उनके उच्चारण में किसी और की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, वो अपने आप में परिपूर्ण वहां पर हैं। उनके उच्चारण में हमको अलग से किसी की चीज भी हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपसे यह पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो बहुत सारी बुक्स में, अलग अलग बुक्स में तथा अलग अलग विद्वानों में इस बात को लेकर मतभेद है। यदि हम संस्कृत में चले जाएं तो संस्कृत में इनकी संख्या 9 और 13 मिलती है। ठीक है, आप सुपर टेट के लिए भी देख रहे होंगे तो वहां पर भी संस्कृत भी एक सब्जेक्ट आना है, तो 9 और 13 संस्कृत में मिलती है। परंतु यदि 9 और 13 एक साथ हो तो 9 को चूज किया जाता है, या 9 एक अकेला हो तो 9 को, 13 हो तो 13 को, इस तरह से किया जाता है। पर अधिक प्रमाणिक 9 को माना जाता है। 9 वहां पर स्वर माने जाते हैं और 4 उसमें संयुक्त स्वर माने जाते हैं। यह बात संस्कृत की रही। परंतु यदि हम बात करें, 1 मिनट में पानी ले लेता हूं, पानी बड़ा आवश्यक है। यदि हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में कौन कौन से स्वर हैं मैं आपको सारे पढ़ के एक बार बता देता हूं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ठीक है, ये टोटल स्वरों की संख्या मानी जाती है। ठीक है, ये टोटल, ये अलग अलग विद्वानों की है। पर एक एक बात बिल्कुल गंभीरता से सुनना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो, हिंदी में स्वरों की संख्या सामान्यतः क्या मानी गई है? 11 मानी गई है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, ध्यान से सुनना है, यदि आपसे पेपर में पूछी जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप आंख बंद करके क्या लगाएंगे? 11 लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे? 11 लगाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यदि वहां पर कोई और भी ऑप्शन है तो आपको 11 को ही पिक करना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। परंतु कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि नहीं भाई, इनकी संख्या ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं इनकी संख्या कम है। तो ज्यादा क्यों है? लेखन के आधार पर अगर देखा जाए, लेखन के आधार पर देखा जाए, अब 11 कौन कौन सी है वो बता देता हूं मैं। 11 में आपका है अ नंबर 1, आ 2, ई 3, ई 4, उ 5, उ 6, री 7, ए 8, ऐ 9, ओ 10 और औ 11। यहां तक ये 11 हैं, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। परंतु यदि बात की जाए लेखन के आधार पर, तो इसमें 2 स्वर और जोड़ दिए जाते हैं, जो है अंग और आ। क्या जोड़ दिए जाते हैं? अंग और आ। ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि लेखन के आधार पर पूछा जाए तो आपको बताने हैं 13। औ के बाद अंग और आ जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 13 स्वर हो जाएंगे लेखन के आधार पर। परंतु आपसे पूछ लिया जाए कि उच्चारण के आधार पर कितना है, तो उच्चारण के आधार पर इनकी संख्या हो जाती है 10। ये सारे के सारे अंतर आपको याद रखने पड़ेंगे। यदि देखो, पेपर में पूछेगा स्वरों की संख्या, सीधे बतानी 11। पर अगर पूछ लिया कि भाई उच्चारण के आधार पर कितने हैं या लेखन के आधार पर कितने हैं, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। लेखन के आधार पर आप 13 बता देंगे, उच्चारण के आधार पर आप 10 बता देंगे।
सामान्यतः 11 मैंने आपको बता दिए, लेखन के आधार पर 13 प्लस 2 11 में 2 ऐड कर दीजिए, हो गया। पर उच्चारण के आधार पर जब 10 होता है तो ये 2 तो खत्म ही हो गए, इन 11 में से भी एक कटेगा और उसको देख के आपको पता लग रहा होगा कौन सा कटेगा। तो ये जो री है ये उच्चारण के आधार पर काउंट नहीं होता है। ये उच्चारण के आधार पर काउंट नहीं होता है। उच्चारण के आधार पर केवल 10 ही स्वर माने गए हैं, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। सामान्यतः संख्या 11, लेखन के आधार पर 13, अंग और आबे मिला देंगे, उच्चारण के आधार पर मात्र 10 है, री उसमें से गायब हो जाएगा। अब देखो री जो है वो सामान्यतः हम गिन रहे हैं 11 है, लेखन के आधार में गिना जा रहा है, उच्चारण के आधार पे नहीं गिना जा रहा है। तो आगे जब हम इनका विभेद पढ़ेंगे, वर्गीकरण, आज ही की वीडियो में जब हम इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो री की कोई विशेष महत्ता दिखाई नहीं देती, री के बारे में कोई बात नहीं करता, ना ही तो आपको ये मौखिक स्वर के आधार पर मिलेगा, मतलब ये आगे वर्गीकरण में कहीं दिखाई नहीं देगा। बात कुल मिला के इन 10 की ही होगी, इन 10 की बात आपको होती दिखेगी और अनुनासिक और निरुनासिक में अंग की बात होती आपको और दिख जाएगी। ठीक है, अंग की बात होती और दिख जाएगी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी संख्या क्या है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप बहुत ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहिए, स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए इसका। अभी जो सभी स्वर हैं, देखो 2 चीजें होती हैं, आगे आप व्यंजनों में पढ़ोगे, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन, है ना, सघोष व्यंजन या अघोष व्यंजन। अब सघोष को घोष भी कह देते हैं और सघोष भी कह देते हैं, बात एक ही है। सघोष या घोष का क्या मतलब है? घोष यानी कि ऐसा कोई वर्ण, घोष अगर वर्ण की बात की जाए, ऐसा कोई वर्ण जिसके उच्चारण में जो आपकी गले की स्वर तंत्रियां हैं उनमें वाइब्रेशन हो, उनमें कंपन हो, उसको सघोष कहते हैं। और जिनके उच्चारण में कंपन ना हो उनको अघोष कहते हैं। तो जितने भी स्वर हैं वो सभी कैसे हैं? घोष या सघोष हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वो कैसे हैं? घोष या सघोष हैं, ये बात आपको विशेष कर ध्यान रखनी है। देखो चाहे आप बोल के देखो, जैसे आप इसको बोल के देखो, कोई भी उठा लो यहां तक, है ना, जैसे आप उठा लो औ, औ, आपको महसूस करना पड़ेगा हल्का हल्का इस जगह, यहां पे देख रहे हो, यहां पे औ, यहां पे आपको क्या मिलेगा? यहां पे कंपन होता मिलेगा, जैसे ऊ ऊ ऊ, यहां पे री, तो आपको कंपन मिलेगा। तो अगर आपके गले में सब में कंपन हो रहा है तो वो चीज सघोष है। तो आपको ध्यान रखना है सभी स्वर कैसे हैं? सघोष हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैक्सिमम पूछी जाती है एग्जाम में, उच्चारण स्थान। आपसे इन स्वरों के उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, ठीक है, इन स्वरों के उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और अभी जो यूपी टेट का पेपर आया था उसमें भी क्वेश्चन था, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें यहां से प्रश्न ना बनता हो। देखो 6 जगह विभाजित किया गया है उच्चारण स्थानों को, यहां पर 6 जगह विभाजित किया गया है। पहला है कंठ्य, यानी कि वो कौन से स्वर हैं जो कंठे से निकलते हैं, गले से निकलते हैं। उसके बाद तालव्य, वो कौन से स्वर हैं जो तालू से निकलते हैं। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं, जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका जो मुंह है, ये जो आपका मुंह है और ऊपर की जो दीवार है, मुंह के ऊपर वाली छत जो है, ये पूरी जो इस तरह से दिखाई दे रही है, इस तरह, है ना, ये आपकी जीभ है। तो ये जो ऊपर वाली छत है, इसमें जो पीछे वाला हिस्सा है ये है आपका तालु। क्या है? तालु। और जो ये आगे वाला हिस्सा है जिसमें आप जीभ लगा देते हैं ऐसे, जो कई बार आप गरम गरम चीज खाते हैं तो ये ऊपर की स्किन जल जाती है, गरम गरम कोई मिठाई खा लिया, कोई आपने फल तो मीठा नहीं हो, मतलब गरम नहीं होता है, कोई गरम टिक्की खा ली, चाट खा ली, पकौड़ी खा ली, पिज्जा खा लिया, इस तरह से एकदम ऊपर की छत जो जल जाती है, ये है आपकी मूर्धा। क्या है? मूर्धा। तो आगे वाला भाग मूर्धा, पीछे वाला भाग तालु। तो तालव्य यानी कि जो पीछे वाले भाग से निकलते हैं तालव्य, मूर्धन्य जो कि आगे वाले भाग से निकलते हैं, ओष्ठ जो होठों के मदद से निकलते हैं। उसके बाद कुछ स्वर ऐसे हैं जो कंठ और तालु, यानी कि तालु और कंठ दोनों के योग से निकलते हैं, ठीक है। कुछ स्वर ऐसे हैं जो कंठ
और ओष्ठ यानी गले और होठ की मदद से निकलते हैं, उनको समझते हैं। आप महसूस करना, हमारे पास 11 हैं, हम 11 की ही यहां पे बात कर रहे हैं, इस जगह यहां पर बात 11 की होगी क्योंकि हम 11 के हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात ध्यान से समझा देता हूं, कुल मिला के 11 हैं, लेखन के आधार पर 13 हैं, उच्चारण के आधार पर 10 हैं। अब जब हम यहां उच्चारण के आधार पर बात कर रहे हैं तो यहां 11 के 11 की आपको मिलेगी, बट जब हम आगे जाएंगे, अभी और आगे क्लासिफिकेशन देखेंगे, अभी और आगे जाके वो देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे, तो उस वर्गीकरण में इस री को कहीं भी मतलब दिखाया नहीं गया है, इसके बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं गौणता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, परंतु यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो अ और आ है, आप कहां से महसूस कर रहे हैं? आपके कंठ से निकल रहा है, तो अ और आ है आपके कंठ है। उसके बाद महसूस करना है, खेल है। उसके बाद जो ई और ई है, ई और ई आप देख रहे होंगे, जब आप बोल रहे हैं ई या ई आप बोल रहे हैं तो जो छत है, जो आपके मुंह की छत है ऊपर वाली, उसमें पीछे की तरफ थोड़ा असर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो री है, री कोई री भी बोलता है, कोई री बोलता है, तो आपने कुछ भी बोलो, री बोलो, री बोलो, तो मैं बोलता हूं री, तो जैसे आप री बोलेंगे तो जो मुंह की छत है ऊपर वाली, मूर्धा जो है, वहां से इसका उच्चारण स्थान है, ये वहां से निकल रहा है। ठीक है, वहां के मदद से निकल रहा है। यानी कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि वहां वायु स्पर्श कर रही है, वहां पर वायु स्पर्श कर रही है। अगर अ और आ कंठ है, यानी कि इनके उच्चारण में वायु कंठ में स्पर्श कर रही है। यदि ई और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तालव्य है, तो इसका मतलब यह है कि वायु इनके उच्चारण के समय तालु में स्पर्श कर रही है। यदि मूर्धन्य है, मूर्धन्य यानी कि मूर्धा, तो री के उच्चारण में उच्चारण के समय जो वायु है वो मूर्धा में स्पर्श कर रही है। ओठ है ना, ओष्ठ है, तो आप देखो ऊ, तो ओठ, होठों से टच होकर निकल रही है, तो ओष्ठ में क्या है आपका? ऊ और ऊ है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, पूछता है ए और आई ये क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा ये कंठ तालव्य है। यानी कि इनके उच्चारण के समय जो वायु का स्पर्श होता है, जो वायु मतलब जहां से बन के चलती है, वो कंठ और तालु दोनों की मदद से चलती है। आप बोल के देखो ए तो गला है ना, कंठ, और आपका तालु भी छत का पिछला भाग, ये दोनों में स्पर्श हो जाता है। ए और आई आपके कंठ तालव्य हैं। और कंठोष्ठ है, यानी कि कंठ और होठ, गला और होठ के संयोग से जो निकलते हैं वो है ओ, है ना। देखो ओ, गला, आवाज कहां निकली? ओ, गले से निकली, और उसके बाद ओ होठों पे टच हुई। ठीक है, आउ यहां से निकली और यहां पे होठों पे टच हुई, तो कंठोष्ठ क्या हो गया आपका? ओ और औ हो गया। उम्मीद करता हूं सारी बात समझ में आ रही होगी। अब इनका वर्गीकरण देखते हैं। स्वरों के उच्चारण में सबसे पहला जो प्रकार है, जो भेद है, वो है आपका मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर, यानी कि मात्राओं के हिसाब से कि कितनी मात्रा लगती हैं, है ना, या मात्रा ना कह के आप उसको उच्चारण समय, यानी कि जिसके उच्चारण में कितना समय लगता है, इस आधार पर स्वरों को देखा जा रहा है। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर जो स्वर हैं वो कितने प्रकार के हैं? वो हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपके स्वर हैं। पहला प्रकार है आपका ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर, और तीसरा है आपका प्लुत स्वर। देखो मैंने आपको सारी बात बता दी है कि स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो बताना है 11 नॉर्मली, उच्चारण के आधार पर पूछी जाएगी तो बताना है 10, उन 11 में से री हट जाएगा, और लेखन के आधार पर बतानी है तो 13 बतानी है, उन 11 में अंग और अ जुड़ जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, पर सामान्यतः पूछा जाएगा तो 11 बतानी है। अब इन 11 में से 4 स्वर तो ऐसे हैं जो ह्रस्व हैं और 7 स्वर ऐसे हैं जो दीर्घ हैं, ये चीज पूछी जाती है। तो ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? ह्रस्व या लघु, लघु मतलब छोटा, ह्रस्व माने छोटा, यानी कि जिस स्वर की एक मात्रा होती है, कितनी? एक मात्रा होती है, या उसके उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, कम समय लगता है। वो कौन कौन से हैं? आपका है अ, ई, ऊ और री। आप देखेंगे इन चारों की ही एक एक मात्रा होती है। क्या होती है? एक एक मात्रा इनकी होती है। अ, ई, ऊ, री लघु या ह्रस्व स्वरों की संख्या हो जाती है 4। इनकी मात्रा क्या होती है? सिंगल मात्रा होती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और इसकी तो मात्रा, अ की तो मात्रा भी नहीं होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मात्रा, है ना, ये चीज समझ में आई। उसके बाद दीर्घ जो स्वर है, लघु दीर्घ या उसको गुरु स्वर है, उसकी 2 मात्राएं होती हैं। कितनी होती है? 2 मात्रा। अब 2 मात्रा का मतलब यह है कि अधिक समय लेना।
दो मात्रा का मतलब है कि ज्यादा मजबूत होना चीजों का। जैसे अ और आ है तो इसकी दो मात्रा, मतलब उस तरह से आपको दिखाई नहीं देगा। दो मात्रा का मतलब है कि भारी होना, मतलब कि पिछले वाले से अधिक उसकी मतलब दबाव होना, उसका उच्चारण अधिक होना, यह है एक मात्रा। तो मात्रा के मतलब से आप पर्पस से ले सकते हैं कि आप उच्चारण स्थान के उसमें संदर्भ में इनको समझ सकते हैं। तो एक मात्रा उच्चारण स्थान कम समय आपका ह्रस्व स्वर हो गया। दो मात्रा है ना, ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, यानी कि मात्रा। अब अगर इसमें एक मात्रा में लग रहा था तो इसमें 2 मात्रा का समय लगेगा। जैसे आप समझो, पहले मैं समझा देता हूं कि दीर्घ स्वर गुरु स्वर जो है 2 मात्रा और ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। ये कितने हैं? जो गुरु स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं, इनकी संख्या है 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये हैं 7। ठीक है। अब मतलब ह्रस्व से 2 गुना समय कैसे लग रहा है? देखो आप अ और आ को ही ले लो। ठीक है, बोलेंगे अ नॉर्मल, आ, तो आप मात्राओं का डिफरेंस देख रहे होंगे कि उच्चारण स्थान जो है, उच्चारण में जो समय लग रहा है अ में कम लग रहा है, परंतु अ की अपेक्षा 2 गुना समय लग रहा है आ में। तो 2 गुना समय लग रहा है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। जैसे ई है, ई, उसके बाद ई, तो 2 गुना समय, ऊ 2 गुना समय आपको दिखाई दे रहा है। तो ये चीज जो है गुरु में 2 गुना समय लगता है ह्रस्व से, ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, ये मात्रा आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि एक मात्रा, ये उच्चारण के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वो है आपका प्लुत स्वर। कौन सा है? प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर में देखो यहां पे क्या है, प्लुत स्वर में 3 मात्रा, यानी कि ये 1 मात्रा में था, ये इससे अधिक 2 मात्रा में आ गया, ये 3 मात्रा में आ गया। तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, यानी कि ह्रस्व से अधिक समय दीर्घ में, और दीर्घ से भी अधिक समय किसमें लगता है? प्लुत में लगता है। और प्लुत स्वर की मात्रा इस तरह रहती है, खाली एस जैसा रहता है। और इसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो तो जब भी हम बोलते हैं ओ, तो जो खिंचाव है, जो ये खिंचाव है, यही है प्लुत। ठीक है, ये जो खिंचाव है यही है प्लुत स्वर। तो ये इस तरह से आपको दिखाई देता है। आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, आपको ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं होगा। अगर ये मात्राओं वाले में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, इसको हटा दो, अगर आपको लग रहा है इसको हटा दो, यहां से भी हटा दो, सीधे आप रखो उच्चारण समय के आधार पर। ठीक है, उच्चारण समय के आधार पर आप इसको रख लो, और आप वैसे समझना चाहते हैं तो वैसे भी समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो उच्चारण समय के आधार पर ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं, और आप इनको समझ सकते हैं। लघु या ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है और दीर्घ या गुरु स्वरों की संख्या आपकी 7 है। ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई। तो उच्चारण समय के आधार पर हमने देख लिया 3 प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब हम समझते हैं हमारे होठों की स्थिति के आधार पर कि बोलते समय ओठ कैसे हो जाते हैं, जो ओष्ठ हैं, जो होठ हैं, जो लिप्स हैं, वो कैसे हो जाते हैं, और जीभ के प्रयोग के आधार पर, यानी कि जब किसी स्वर का उच्चारण किया जा रहा है तो जीभ का कौन सा भाग, आगे का, बीच का या पिछला, कौन सा भाग प्रयोग हो रहा है, उस आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। तो देखते हैं ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर 2 तरह के हैं, एक है अवृत्तमुखी, दूसरा है वृत्तमुखी। देखो, वृत्त कहते हैं किसको? गोले को। वृत्त गोले को नहीं कहते। वृत्त का मतलब है गोल। ठीक है, वृत्त का मतलब है गोल होना। ठीक है, गोला अलग होता है, वृत्त अलग होता है। गोला एक आपका त्रिविमीय एक तरह से कह सकते हैं आकृति है, और वृत्त को आप एक तरह से कह सकते हैं ये 2 डायमेंशनल है, या मतलब सिंपली आप बता सकते हैं ये चक्कर है ना। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय, अ का मतलब है नहीं, अ का मतलब है नहीं, ठीक है, जिनके उच्चारण के समय जो ओठों की स्थिति है वो गोलाकार नहीं होती है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय होठों की स्थिति गोल नहीं होती है, उनको अवृत्तमुखी कहा जाता है। जैसे आप मेरे ओठों की तरफ ध्यान दो, देखो कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, ए, आई, ये 6 जो हैं ये अवृत्तमुखी स्वर हैं। ठीक है, ओठों की स्थिति के आधार पर 6 स्वर हैं जो अवृत्तमुखी हैं। अब यहां पे देखो, अ गोल तो नहीं हुआ, थोड़ा सा ऐसे रह गया, आ गोल तो नहीं हुआ, उसके बाद ई, ए, आई, तो आपने देखा कि आप भी महसूस करो। ठीक है, महसूस करके पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। जबकि दूसरा है वृत्तमुखी, यानी कि जिनके उच्चारण में होठ बिल्कुल कैसा रूप ले लेते हैं, लगभग गोल हो जाते हैं, लगभग गोल हो जाते हैं, गोलाकार हो जाते हैं। जैसे
ऊ, आपने अब देखा ऊ, ऊ, ओ, आऊ, तो देखा गोल हो गया ना ओठ, तो ये हो गए हमारे 4। तो ओठों की स्थिति के आधार पर अवृत्तमुखी, यानी कि अवृत्तमुखी होठ जिन स्वरों के उच्चारण में गोल नहीं होते हैं, गोलाकार नहीं होते, अवृत्तमुखी अ, आ, ई, उ, ए और आई, ये हो गए आपके अवृत्तमुखी स्वर। और वृत्तमुखी जिनके उच्चारण के समय होठ लगभग गोलाकार रूप धारण कर लेते हैं, अ, उ, ओ और औ, ये 4 स्वर आपके ऐसे हो गए। देखो यहां पर री नहीं है, ठीक है, री नहीं है। अब ज्यादातर आपको री का मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखेगा, ज्यादातर विद्वानों ने इस चीज को नोटिस भी नहीं किया। नेट पे भी शायद बहुत मुश्किल से मिलेगा, कभी आगे मैं सर्च करूंगा, मुझे चीज मिलेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब तीसरा वर्गीकरण है जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, हमने उच्चारण स्थान समझ लिया है, पर जीभ का कौन सा भाग प्रयोग हो रहा है, जीभ का कौन से भाग से यूज हो रहा है, तो इसके आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अग्रस्वर वो हैं जिन स्वरों के उच्चारण के समय जीभ का आगे वाला हिस्सा यूज होता है, वो अग्रस्वर हो गए। जिन स्वरों के उच्चारण के समय जीभ का बीच वाला हिस्सा यूज होता है, वो मध्यस्वर हो गए। और जिन स्वरों के उच्चारण के समय जीभ का पिछला हिस्सा यूज होता है, वो हमारे पश्चस्वर हो गए। तो अग्रस्वर कौन से हो गए, जिनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग प्रयोग होता है। तो कौन कौन से हैं, ये हैं 4। कौन कौन से, ई, ए, आई। आप महसूस करो, आपकी जीभ के अगले हिस्से पर ये चीजें महसूस होंगी, ई, आई, ए, है ना, ए, आई, ये हो गया। उसके बाद मध्य स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण के समय जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होता है या मध्य भाग कार्य कर रहा होता है, उसको मध्य स्वर कहते हैं। और ये है अ, आपको देखो जीभ के बीच में महसूस होगा, अ, आपको महसूस हुआ जीभ के बीच में। और पश्चस्वर कौन से हुए, जिनके उच्चारण के समय जीभ का पिछले वाला भाग सक्रिय रहता है या पिछले वाले भाग का प्रयोग होता है या पिछले वाला भाग कार्य करता है, उनको पश्चस्वर कहते हैं। उनमें हो गया आपका आ, ऊ, ओ, औ। आप महसूस करो जीभ के पिछले वाले भाग पे होंगे। समझ में आई होगी बात। तो ये हो गया जीभ के आधार पर, ये हो गया ओठों की स्थिति के आधार पर। पहले हो गया था मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर। मात्रा को उच्चारण समय की ही आप कह सकते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम अगले वाला देखते हैं कि आगे मतलब कौन कौन सा है। आगे 2 प्रकार और बचे हैं। अब है चौथा प्रकार मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 प्रकार का है, आप देख रहे हैं। पहला है विवृत, दूसरा है अर्धविवृत, तीसरा है अर्धसंवृत और चौथा है संवृत। अगर आप इनको इंग्लिश में देखेंगे, एक सेकंड, अगर आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो विवृत का मतलब है ओपन, यानी कि जिनको बोलते हुए मुख द्वार खुल जाता है, पूरा खुल जाता है। ठीक है, तो विवृत किसको कहते हैं, ओपन को, मुख द्वार पूरा खुल जाता है। ऐसे स्वर, विवृत स्वर कौन सा है, ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाता है, उनको विवृत या ओपन कहते हैं। और ऐसा एक ही है, ऐसा है आपका आ। अब देखो आ, पूरा का पूरा मुंह खुल गया, आ। ठीक है, उसके बाद दूसरा है अर्धविवृत। देखो यहां पे एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी, अर्धविवृत और अर्धसंवृत, एक का मतलब है हाफ ओपन, एक का मतलब है हाफ क्लोज। तो आपको लगेगा कि यार बात तो एक ही है, अलग अलग लिखने की क्या जरूरत थी, इसको एक ही लिख देते कि आधा खुला हुआ। 3 ही प्रकार कर देते, या तो ओपन रखते, उसके बाद हाफ ओपन रखते, ठीक है, उसके बाद क्लोज कर देते, है ना, ये होता। पर इनमें ना बहुत बारीक सा अंतर है, वो आपको बोलने के साथ ही पता लगेगा। ठीक है, महसूस करना पड़ेगा, वो मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अर्धविवृत में क्या है, हाफ ओपन, यानी कि मुख आधा खुलता है। अर्धविवृत में क्या है, मुख आधा खुलता है। में स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है वो अर्धविवृत है। और कौन कौन से हैं, अ, आई, ओ, औ, अ, आई, औ, ये हैं आपके अर्धविवृत। तो बोलने का प्रयास कर दे, देखो आ, तो देखो आधा खुल रहा है, खुल रहा है। देखो मतलब जब आप इनको बोल रहे हैं तो मुख खुलने की तरफ प्रगतिशील है, खुलने की तरफ आप महसूस करो। देखो यहां पे देखो, विवृत में आ पूरा खुल गया, बात खत्म हुई। ठीक है, अर्धविवृत में आधा जब खुल रहा है, तो जब ये आधा खुल रहा है यानी जब इनका आप उच्चारण कर रहे हैं तो ये मतलब जो मुख है वो खुल रहा है, आधा खुलने की तरफ चलायमान है। आप बोल के देखो आ, है ना, आपने बोला आ, तो देखो यहां पे हुआ
आई तो खुलने की तरफ है, औ खुलने की तरफ है, तो आधा खुलेगा और खुलने की तरफ है, इसलिए क्या है, ये अर्ध विवृत है। उसके बाद अर्ध समृत्त में, समृत्त का मतलब है सिकुड़ना, है ना, समृत्त का मतलब है क्लोज होना, तो हाफ क्लोज है, यानी मुख आधा बंद रहेगा। अब इनके उच्चारण में क्या रहेगा, मुख बंद होता हुआ आधा रहे, मतलब आपने बोलने की कोशिश की, तो जब आप इनको बोल रहे हैं, उनका उच्चारण हो रहा है, तो आधा आधा मतलब खुला रहेगा, पर आपको फील क्या होगा, आपको क्या फील रहेगा कि बंद होने की तरफ है। जैसे आई, तो मतलब उधर से देखो, महसूस करो, आई तो बंद होता हुआ आ रहा है, मतलब जो पूरा साइज बना हुआ है वो साइज दोनों में बराबर है, ठीक है, आधा खुला का हो या आधा बंद का हो, बात एक ही है, पर अर्ध विवृत्त में खुलते हुआ फील हो रहा है और अर्ध समृत्त में बंद होता हुआ फील हो रहा है। आई, है ना, ये तो हो गया आई, तो आपको खुलता हुआ, ए तो बंद होता हुआ महसूस हो रहा है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, महसूस करना पड़ेगा। उसके बाद ओ, ठीक है, यहां देखो ये आपका अर्ध समृत्त में आ गया, और समृत्त कहते हैं क्लोज, मतलब कि जिन स्वरों के उच्चारण में जो हमारा मुख द्वार है वो लगभग बंद रहता है, पूरी तरह तो बंद नहीं हो सकता, लगभग बंद रहता है, मतलब बहुत हल्का फुल्का ही खुला रहता है, तो वो कौन से हैं, ई ऊ, तो बहुत हल्का फुल्का सा खुला रहता है, लगभग बंद ही रहता है, उनको समृत्त स्वर कहते हैं। 4 होते हैं, ये आप यहां पे महसूस कर लीजिए। और अंतिम प्रकार है हवा नाक व मुख से निकलने के आधार पर, यानी कि कौन सा स्वर केवल नाक से निकल रहा है, कौन सा केवल मुंह से निकल रहा है, कौन सा दोनों से निकल रहा है। तो इस आधार पर 2 हैं, एक है निरनुनासिक और एक है अनुनासिक। देखो निर लगाओ, निर आप उपसर्ग लगाओ या उपसर्ग लगाओ, ये नेगेटिव सेंस में जाता है, पलटने की सेंस में जाता है। तो निर अनुनासिक यानी कि जो अनुनासिक नहीं है समझ आता हूं, तो अनुनासिक को पहले समझते हैं। अनुनासिक स्वर वो स्वर होता है जिसके उच्चारण स्थान में जो हवा है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है, नाक और मुंह दोनों से निकलती है, वो है अनुनासिक। तो आप तेहरा देखो, तेहरा में केवल ये अंग जो है, अंग, तो आप इसको बोल के देखो अंग, तो मुंह से और नाक में देखो जोर बनता है, हवा का जोर नाक में बनता है, अंग, तो ये कौन सा हुआ, आपका अनुनासिक हुआ। और इसके अलावा जितने भी हैं, ये अ से लेकर औ तक, री को यहां पे छोड़ दीजिए, री की चर्चा नहीं है, बाकी सब आपके निरनुनासिक है, यानी कि हवा केवल मुख से निकलती है, या मौखिक स्वर आप इनको कह सकते हैं। बोल के देखो आ ई, नाक में तो फील नहीं हो रहा है, केवल मुंह से ही ये निकल रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका सेशन रहा स्वरों के ऊपर। उम्मीद करता हूं बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना ना भूलना दोस्तों, बड़ी मेहनत लगती है, और डेली सेशन होगा, आप चिंता ना कीजिए। लगभग मॉर्निंग में अब मैं डाला करूंगा, लगभग आपके 10 बजे के आसपास ये सेशन आपको मिला करेगा। अभी इसके बाद आपके 1-1.5 घंटे बाद जब भी आपको वीडियो मिलेगी, उसके 1-1.5 घंटे बाद आपको वीडियो मिल जाएगी किसकी, ग्राम समाज की, और दोपहर में जीएस का सेशन आपका मैं डाला करूंगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।